Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 10. Our topic is hormones other than the sex hormones. हमने पहले पढ़े थे सेक्स हार्मोन्स. अब यहाँ पे उसके अलावा दूसरे हार्मोन्स कौन कौन से हैं. द हार्मोन्स सिक्रेट बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के की वजह से ही टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट इज अटैच टू ब्रेन. यह ब्रेन से जुड़ी रहती हैं. अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज. ओवरीज, टेस्टिस, पिट्यूटरी के अलावा यहाँ पे देर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं, जो जैसे कि बॉडी में थायराइड है, पैनक्रियाज है और एड्रेनल. ये अदर ग्लैंड्स भी हैं हमारी बॉडी में. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. कोई काका नाम का लड़का है, तो उसका गला एकदम से बाहर निकला हुआ है. तो वहाँ पे डॉक्टर बता दे कि इसको गॉइटर डिजीज है, जो कि थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है. अगर थायराइड ग्लैंड से उसका प्रोड्यूसिंग रुक जाता है, थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स थायरोक्सिन. अगर थायरोक्सिन का प्रोडक्शन रुक जाता है या कम होता है, तो उसकी वजह से गॉइटर डिजीज होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है. थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन की कमी से गॉइटर डिजीज होती है. फिर है नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे दूसरी एक डायबिटीज डिजीज है, जो डायबिटीज बिकॉज इज पैनक्रियाज नॉट, मतलब यहाँ पे अगर पैनक्रियाज पूरी तरह से वर्क नहीं करता है और वहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है, इंसुलिन हार्मोन का, तो यहाँ पे हमको डायबिटीज डिजीज हो जाती है. तो डायबिटीज डिजीज पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन जो सीक्रेट होता है, अगर पूरी तरह से नहीं होता है वहाँ पे, तो उनकी वजह से डायबिटीज डिजीज होती है. फिर इसके अलावा है एड्रेनल ग्लैंड विच आर आल्सो शोन इन द चार्ट में आगे दिखाई गई है. एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड. एड्रेनल ग्लैंड ऐसी है जो हमारे ब्लड के सॉल्ट बैलेंस को करेक्ट करती है, उसको सही मात्रा में रखती है. एड्रेनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनलिन. एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं. It helps the body to adjust the stress when one is very angry, embarrassed or worried. अगर कोई ज़्यादा वरी ले तो हमारी बॉडी में, मतलब ज़्यादा मात्रा में गुस्सा वगैरह आ रहा, तो उसको वो स्ट्रेस वगैरह से थोड़ा फ्री करने में ये एड्रेनल ग्लैंड काम करती है. थायराइड and adrenaline secrete their hormones when they receives order from the pituitary through its hormone. पिट्यूटरी के हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, उससे ऑर्डर मिलता है थायराइड और एड्रेनलिन ग्लैंड्स को. पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन. किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए वह बहुत ज़रूरी है. अगर वह कम मात्रा में सीक्रेट हुए तो आपकी लंबाई वगैरह ग्रोथ कम होगी, आप छोटे रह सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ हार्मोन इन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स. अब इंसेक्ट और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री में किस तरह से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ की, हमने फ्रॉग की, कैटरपिलर की, जो पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. जैसा कि हमने सिल्क मोथ की हिस्ट्री पढ़ी थी, सिल्क मोथ में अलग अलग स्टेज में कैटरपिलर वगैरह से होके गुजरती है. इसी तरह से फ्रॉग में टेडफॉल पासेस थ्रू सर्टन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग. यहाँ पे चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फ्रॉग अलग अलग स्टेज से गुजर करके वो टेडपोल अलग अलग स्टेज से गुजर करके फ्रॉग बनता है. दिस चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जैसा कि पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो स्टेजेस होती है अलग अलग टेडपोल की, जो लार्वा से लेके पूरे टेडपोल से होके एडल्ट बनता है, तो उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन. इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होता है. इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन. लेकिन फ्रॉग में यह थायरोक्सिन के द्वारा कंट्रोल होता है. द हार्मोन्स कंट्रोल बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय थायराइड. जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. थायरोक्सिन प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. यह थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, अगर थायरोक्सिन प्रोडक्शन करने के लिए
किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पानी के अंदर आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक, सॉल्ट वगैरह हमको लेना चाहिए। इफ़ द वाटर इन वाइल द tadpole आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशियंट आयोडीन, द tadpole कैन नॉट बिकम एडल्ट। अगर जिस पानी में टेडपोल है फ्रॉक का, उस पानी में अगर आयोडीन सफिशियंट मात्रा में नहीं है तो वहाँ पे वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। तो इस तरह से ग्रोथ के लिए किस तरह से कौन कौन से हार्मोन जरूरी है वो इसमें दिखाया। फिर अभी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से, द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल्स हेल्थ। एक्चुअली उनकी फिजिकल और मेंटल अगर अच्छी तरह से है कोई भी है तो उसको हम उसकी इंडिविजुअल उसकी हेल्थ के बारे में बोलते हैं। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। अ पर्सन मस्ट ऑल्सो हैव पर्सनल हाइजीनिक एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। पर्याप्त मात्रा में उसको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन रहना चाहिए, उसको अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। अब एडोलसेंस के दौरान बॉडी ग्रो कर रही होती है, इसलिए ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन की किस तरह से ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की एडल्ट को, एडल्ट बनने के लिए। मतलब जो एडोलसेंस जो एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो इस टाइम पर अच्छी तरह का न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन नीड ऑफ द एडोलसेंस। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि एडोलसेंस वो स्टेज होती है जिसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है किसी भी गर्ल हो या बॉय हो, किसी भी ह्यूमन बीइंग का इस समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। हैंस डाइट फॉर एन, तो इसके हैंस डाइट फॉर एन एडोलसेंस हैज़ टू बी अ केयरफुली प्लान्ड, इसलिए इस समय डाइट को केयरफुली प्लान करना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द बैलेंस डाइट, पहले अपन पिछली क्लास में बैलेंस डाइट पढ़ चुके हैं। बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? मीन दैट द मील्स इंक्लूडेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी रिक्वेस्ट प्रोपोर्शंस में होनी चाहिए, मतलब एडिक्वेट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स बैलेंस मिल्क। मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। मिल्क एक्चुअली अपने आप में बैलेंस फूड होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी को छोड़ के सारे विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर इन्फेंट मदर्स। मिल्क प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशमेंट्स दैट दे नीड। और जब बच्चा छोटा होता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मदर के मिल्क से ही मिल जाते हैं। आयरन बाइल्स ब्लड एंड आयरन रिच ब्लड सच एज द लिफी वेजिटेबल, जगेरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला और गुड फॉर द एडल्सेंस। अब ब्लड बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आयरन रिच फूड खाना जरूरी है। अब ये चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील इज द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस। क्या आपका मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस है? आप अपने आप चेक कर सकते हैं अपने मील और डिनर वगैरह को। डज द इंक्लूड्स सीरियल्स which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide protein for growth। तो यहाँ पे एनर्जी देते हैं मिल्क, मीट, यहाँ पे सीरियल्स हमको एनर्जी देते हैं। सीरियल्स मतलब जो हमारे गेहूँ है, चावल है, राइस वगैरह को हम सीरियल्स बोलते हैं, तो उनसे हमको एनर्जी मिलती है। और मिल्क, मीट, नट और पल्सेस वगैरह से हमको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड्स फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। इसके अलावा फैट एंड शुगर भी हमारे फूड में इंक्लूड होना चाहिए, जो कि हमको एनर्जी देती है। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स। फूड और वेजिटेबल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या प्रोटेक्टिव है? यस। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स थ्रो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमको चिप्स, पैकेट फूड वगैरह जो भी ये टीन है, स्नैक्स है, सारे टीन स्नैक्स वगैरह जो है वो उनको हमारे खाने की जगह रिप्लेस नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उनको खा के अपना पेट भर लेते हैं और ये न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते हैं घर का।
तो इसी वजह से उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो हमको इनकी जगह इनको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी बॉडी का खुद केयर करना, यानी कि डेली बात करना, स्नान करना। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स एज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस समय स्वीट ग्लैंड्स समटाइम मेक द बॉडी स्मेली। स्वीट ग्लैंड की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी स्मेली हो जाती है। तो हमको डेली बात करना जरूरी है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरीडे। सारे पार्ट्स को वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए डेली। If cleanliness is not maintained, there are chance of catching bacteria infection. अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे हमारे साफ सुथरा रहने का, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या होगी, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन फैल सकता है और उससे बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान गर्ल्स को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशंस। और ये मतलब लड़कियां अपने इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए टाइम टू टाइम, इस समय क्या ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये सब को ध्यान में रखकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स, या तो क्लीन होममेड पैड्स या सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। चेंज पैड आफ्टर एवरी 4 and 5 hours एज द रिक्वायरमेंट। इसको हर 4-5 घंटे में इसको चेंज करना चाहिए या फिर इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। अब यहाँ पे डेली फिजिकल एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन अ फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। डेली वॉकिंग करना चाहिए फ्रेश एयर वगैरह में, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सकते हैं। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। सबको वॉक, एक्सरसाइज और ये सारी करनी चाहिए, ताकि फिजिकल एक्सरसाइज होगी तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है से नो टू ड्रग्स, यानी कि बॉयज़ वगैरह को इस एज में क्या होता है, कुछ गलत आदतें पड़ जाती है, तो यहाँ पे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। यहाँ पे एडोलसेंस के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी होती है और माइंड का नॉर्मल पार्ट जो ग्रो हो रहा होता है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। तो उस समय हमें कंफ्यूज्ड या इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, अगर कोई आपको ऐसे इस तरह से गलत चीज़ों में लगाना चाहता है कि आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है या इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो आप ड्रग्स ले लो तो आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, तो ये गलत है, इस तरह से हमको नहीं करना है। जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्स बाय द डॉक्टर। जब तक डॉक्टर आपको कोई दवाई के लिए नहीं लिखे, कोई भी ड्रग्स के लिए, तब तक आपको कोई ड्रग्स लेना नहीं है। ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि ड्रग्स एडिक्टिव होती है। अगर आप एक बार लेते हो तो उसको फिर बार बार लेने की इच्छा होती है और फिर आदत सी पड़ जाती है। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आप एक बार लेते हो, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, तो इसको आपको लत पड़ जाती है, आपको बार बार लेने की इच्छा जाहिर होती है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के बाद वो हार्म पहुंचाती है हमारी बॉडी को। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो हमारी हेल्थ को पूरी तरह से खराब बर्बाद कर देती है एंड हैप्पीनेस को भी वह पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट द एड्स। अब नेक्स्ट एड्स विच इज कॉज्ड बाय द डेंजरियस वायरस HIV। एड्स के बारे में कभी सुना होगा, जो वायरस HIV से फैलता है। दिस वायरस कैन पास ऑन to a normal person to an infected person by the sharing the syringe used for इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए एक के बाद एक हर किसी की बॉडी में उसको एक ही सिरिंज यूज की जाती है, तो उससे भी क्या होता है, HIV फैल सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू द हर मिल्क, और मदर के मिल्क के थ्रू भी इसमें बच्चे में यह फैल सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है तो। The virus can also be transmitted through the sexual contact with the person infected with virus। HIV वायरस से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ संबंध बनाने से भी यह फैल सकता है।
तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।